इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका मतलब है संघ व उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी लिस्ट बता रहा था तो मैं आप लोगों को बताया था कि जो सबसे पहला पार्ट होगा वो उस चीज के बारे में बताया जाएगा जिसके लिए पूरा संविधान बना है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बना है? तो पूरे देश के लिए बना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पहले पार्ट में हम लोग को जानना पड़ेगा कि हमारा देश क्या है, कैसे है, और इस देश में कितने स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के बारे में अलग अलग प्रोविजंस क्या क्या हैं, ये यानी कि हमको समझ लो इंडिया का पर्सनल डिटेल्स जानना है। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पर्सनल डिटेल्स है इंडिया के बारे में और इंडिया के एरियाज के बारे में। इसीलिए यहां पर पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मत पढ़ना इसको, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, हिंदी में बोलेंगे संघ व उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में टोटल 4 आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के 4 आर्टिकल आपको मिलेंगे। ठीक है, 4 आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 1, तो अनुच्छेद 1 क्या होगा? नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम व उसके क्षेत्र। संघ का नाम व उनके क्षेत्र, ये पहला आर्टिकल होगा। ठीक, आर्टिकल नंबर 2, अनुच्छेद 2 क्या होगा? अनुच्छेद 2 होगा नए राज्यों की स्थापना। लिखते जाओ आप साथ साथ में मेरे। अनुच्छेद 2 क्या होगा? नए राज्यों की स्थापना, एडमिशन और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। ठीक, इसमें आपको वर्डिंग्स का डिफरेंस समझाऊंगा क्योंकि आर्टिकल नंबर 2 और 3 लगभग एक ही टाइप के हैं पर थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। ठीक, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स, यानी कि नए राज्यों की स्थापना व उनका प्रवेश। ठीक है, भारत में अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है तो वो एडमिशन हुआ, और भारत में उसी के तहत जब नए राज्यों की स्थापना करते हैं तो वो स्थापना हो जाता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 3, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 है आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब अनुच्छेद 3 ये कहता है नए राज्यों की स्थापना, उनके नाम, उनके क्षेत्र, उनकी सीमा में परिवर्तन। उनके नाम, उनके क्षेत्र व उनके सीमा में परिवर्तन। ठीक, तो देखो आर्टिकल नंबर 2 और 3 दोनों क्या है? आपका नए राज्यों की स्थापना है, पर जबकि आर्टिकल 2 में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि नए राज्य जब भारत में शामिल होंगे तो उसके लिए होता है आर्टिकल नंबर 2। जैसे कि एग्जांपल बताऊं आपको, पुदुचेरी और गोवा इंडिया के पार्ट नहीं थे इंडिपेंडेंस के समय 1947 में। ठीक है, बाद में वो विदेशी क्षेत्र थे। बाद में वो जब इंडियन यूनियन में शामिल हुए तो वो आर्टिकल नंबर 2 से शामिल हुए। ठीक, इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 3। तो आर्टिकल नंबर 3 बोलता है कि इंडिया के अंदर जो मौजूदा स्टेट्स हैं
जब हम उनके नाम में परिवर्तन करते हैं, उनकी सीमा में परिवर्तन करते हैं, उनकी बाउंड्रीज में चेंजेस लाते हैं, तो उसके लिए होता है आर्टिकल नंबर 3। जैसे सन 2000 में मध्य प्रदेश को काट कर छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो देखो मध्य प्रदेश का एक पार्ट नाम क्या चेंज हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और मध्य प्रदेश की जो पहले सीमा थी वो कम हो गई। तो जब एक राज्य को काट कर दूसरा राज्य बनाते हैं तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है, ठीक। और अनुच्छेद 4 क्या है कि अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर कर जो भी काम किया जाता है, यानी कि नए राज्यों की स्थापना की जाती है, उसको किस तरीके से लिया जाए। क्या अनुच्छेद 368 के तहत लिया जाए, 368 के तहत लिया जाए, संशोधन के तहत लिया जाए, या किसी और तरीके। तो इस बारे में कुछ प्रावधान है, ठीक। तो हम लोग शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 1 से। तो पार्ट 1 पढ़ते पढ़ते सबसे पहले आपको ये 4 आर्टिकल्स एकदम अच्छे से याद कर लेना है। तो सबसे पहला आर्टिकल क्या है, देश का नाम आएगा, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। दूसरा आएगा कि नए राज्यों का प्रवेश भारत में। तीसरा आएगा नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों का गठन। और चौथा आएगा 2 और 3 के तहत आने वाले प्रावधानों के तहत कुछ प्रोविजंस हैं, प्रोसेस हैं, ठीक है। 2 और 3 से जो भी चीजें बनेंगी वो किस तरीके से बनेंगी, उसको कुछ प्रोसेस बताए गए हैं, ठीक। तो हम लोग शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 1 से। तो हेडिंग डाल लेना आर्टिकल नंबर 1, हेडिंग डालना ऊपर में आर्टिकल ठीक, आर्टिकल 1, ठीक। तो आर्टिकल 1 क्या था, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी कि हमारे देश का नाम यहां पर बताया जाएगा। तो देखो आर्टिकल 1 एक्चुअल में ये नहीं है जो मैं अभी लाइन लिखा ना, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ये नहीं है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये लाइन को ना बहुत अच्छे से समझना, और इस लाइन को कभी भी इधर उधर मत करना। इंडिया दैट इज भारत shall be the union of the states, ठीक। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ये है एक्चुअल में आर्टिकल नंबर 1, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, ये है। तो देखो आर्टिकल 1 आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट, इसी आर्टिकल को मैं तोड़ूंगा अलग अलग। सबसे पहला पॉइंट आएगा इंडिया दैट इज भारत, ठीक। इसका मतलब क्या है, यहां पर इंडिया का ऑफिशियल नेम बताया, इंडिया का नाम क्या होगा ये बता रहा है। तो इंडिया का नाम क्या है, इंडिया। हिंदुस्तान एग्जाम में पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का क्या नाम बताया गया है, तो आपको याद रखना है भारत का नाम इंडिया बताया गया है, ठीक है। तो द नेम इंडिया एडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू कॉम्प्रोमाइजर, यानी कि कॉम्प्रोमाइज किया गया है इंडिया का नाम। एक्चुअल में इंडिया का नाम हमारा नहीं है, हमारा नाम तो भारत है, हमारे देश का नाम, बट हमने इंडिया रखा इसके लिए जब संविधान सभा में बातचीत चल रही थी, ठीक है, कि इंडिया का नाम क्या रखा जाए। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम लोग अब अंग्रेज से अलग हो रहे हैं, अंग्रेजों से अलग हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स से, तो हम अपने देश का वही नाम रखना चाहेंगे जो हमारे कई सालों से चला आ रहा है, यानी कि भारत।
बट कुछ लोगों का ये कहना था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के नाम से ही हम लोगों का सब चीज बिजनेस चालू किया है। वर्ल्ड में भाई हमको इंडिया के नाम से जाना जाता था, भले वो ब्रिटिश इंडिया था पर इंडिया तो था ना, जिसके कारण हमको हर जगह पर पहचान मिली, हमारी पहचान हुई। तो इंडिया अगर आज़ाद हो जाती है और इंडिया का नाम, इंडिया को चेंज किया जाता है इंडिया का नाम, तो हो सकता है आगे हमको ट्रेड एंड कॉमर्स में प्रॉब्लम आने वाली हो या कुछ और तरीके की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए इसी को देखते हुए हमने अपना नाम क्या रखा, इंडिया नाम रखा। ठीक, तो आर्टिकल 1 इंडिया का नाम क्या बताती है, इंडिया, पर इंडिया के साथ साथ वो भारत भी बताती है, पर पहला नाम क्या बताया गया यहां पर, इंडिया बताया गया है। तो इंडिया दैट इज भारत। ठीक, वैसे इंडिया का अगर आप ऑफिशियल नेम देखोगे तो वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंडिया का ऑफिशियल आधिकारिक नाम है। ठीक है, भारत गणराज्य, भारत गणराज्य भारत का आधिकारिक नाम है, ऑफिशियल नेम है। ठीक, ये पहला पॉइंट हुआ। इस आर्टिकल में दूसरा पॉइंट यहां पर ये बताया गया है, यूनियन। संघ की परिभाषा बताई गई। ठीक, संघ, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 इंडिया को संघ घोषित करता है, यानी कि यूनियन घोषित करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 इंडिया को क्या घोषित करता है, एक संघ बताता है, यूनियन। तो यहां पर यूनियन शब्द का मतलब क्या हो रहा है, यहां पर इंडिया को वो बता रहा है द ग्रुप ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्यों के समूह को संघ कहा गया। आप ये समझ लो, एक शॉर्ट फॉर्म में आप यही समझ लो कि राज्यों के समूह को क्या कहा जा रहा है यहां पर, यूनियन। और इस टाइप के यूनियन में हमेशा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी होती है किससे, स्टेट गवर्नमेंट से। सही लाइन फिर से बोलिए, आप क्या बोले। देखो, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, इसको अभी मैं, आप ग्रुप ही समझ लेना, पर मैं आपको यहां पर वर्ड लिख रहा हूं, यूनियन। इंडिया को कहा गया है कि इंडिया सभी स्टेट्स का यूनियन है, संघ है, ग्रुप है। ठीक, सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करके कुछ बता रहे थे ना आप। बता रहा हूं। ठीक, अब देखो, अगर मैं एक चीज ये मान लूं कि जो कोई भी कंट्री होती है वो 2 फॉर्म की होती है। एक को हम लोग यूनियन कहते हैं और एक को हम लोग फेडरेशन कहते हैं। संघ, संघीय, दो चीजें आती है। ठीक, संघ व संघीय, यूनियन और फेडरेशन, 2 चीजें यहां पर निकल के आती है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट समझ लो। ठीक, तो संघ वो होते हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों से अधिक पावरफुल होती है। तो इंडिया को तो यूनियन कहा गया है, तो आर्टिकल 1 इंडिया को ये फॉर्म दिखाता है। तभी तो आप देखे हो ना, केंद्र सरकार कुछ आदेश करती है तो राज्य सरकारों को कहीं कहीं पर बाध्य हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। ठीक, केंद्र सरकार अगर कुछ आदेश देती है राज्य सरकार को, हमारे कंट्री में आप ये भी देखे होंगे कई बार
तो राज्य सरकार पर बाध्यता होती है कि केंद्र सरकार के आदेश को माना जाए। तो आर्टिकल 1 हमको संघ ही बताता है, पर देश में कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जो ये बताते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ यहाँ पर काम कर रही है या कुछ कानून बना रही है या किसी भी चीज की बात है, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को बराबरी का अधिकार होता है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के बिना केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब जो फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर लगभग बराबर हो जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं तो आपको 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था हमारे यहां जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ। ठीक, तो इसमें यह था कि जब लोकसभा राज्यसभा ने ये बिल को पास कर दिया तब इसमें एक बाध्यता थी कि ये बिल इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से पास आउट होने के बाद भारत में जितने भी राज्य हैं, उस समय तो 29 स्टेट्स थे इंडिया में, जम्मू कश्मीर को मिलाकर, ठीक है, 29 स्टेट्स थे। तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें जब आधे से अधिक राज्य यानी कि लगभग 15 राज्य जब अपना सपोर्ट देंगे, समर्थन देंगे, तभी जीएसटी लागू हो सकता है। तो देखो यहां पर केंद्र सरकार यानी कि आपकी पार्लियामेंट बना तो दी, पर जब तक राज्य सरकार, आधे से ज्यादा राज्य सरकारें अपनी परमिशन नहीं दी तब तक वो लागू नहीं हो सका जीएसटी। तो यहां पर आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर लगभग बराबर दिखाई देती है। एक अच्छा एग्जाम्पल था, इसलिए ऐसे तो कई एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियां लगभग बराबर हमको दिखाई देती है। ठीक, तो आर्टिकल 1 इंडिया को संघ तो घोषित करता है, पर संविधान में कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर देश को, जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो फेडरेशन दिखाई पड़ती है। आया समझ में सभी को? ठीक, तो आर्टिकल 1 इंडिया को क्या बताता है? संघ बताता है, राज्यों का संघ बताता है। ठीक सर, कौन सी परिस्थितियों में, हेलो, हाँ सर कौन सी परिस्थितियों में संघ और कौन सी परिस्थितियों में संघीय होगा, कैसे पता चलेगा? वो तो मैम प्रावधानों के ऊपर है ना। मैं तो आपको 2 एग्जाम्पल बताया यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे मैं आपको बताया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ सरकार को बोल दी कि आप 1890 से ज्यादा रेट में एमएसपी नहीं खरीद सकते। तभी तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेके आया और 2500 रुपए में लगभग धी लिया। तो यहां पर भाई राज्य सरकार को केंद्र सरकार की कुछ बातें माननी पड़ी, क्योंकि केंद्र बड़ी है और केंद्र के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। तो यहां पर हमने संघ देखा, पर जब जीएसटी लागू होने की बात आई तो वहां पर राज्यों की भी शक्तियां बराबर देखने को मिल गई। तो एग्जाम्पल्स हैं ऐसे बहुत सारे, आपको प्रावधान मिलेंगे। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन आगे पढ़ते जाओगे ना तो समझ में आते जाएगा आपको। जी सर। तो भाई ये था आपका आर्टिकल 1 खत्म नहीं हुआ है। आर्टिकल 1 बहुत बड़ा आर्टिकल है। ठीक, तो ये आर्टिकल 1 के जो लाइंस थे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया। ठीक, अब आगे देखते हैं इस यूनियन में, यानी कि इंडिया को एक यूनियन बनने में फ्रीडम के समय एक सबसे बड़ी बाधा थी क्या? प्रिंसली स्टेट्स की। ठीक, तो आपका हेडिंग रहेगा हाउ द प्रिंसली स्टेट्स मर्ज्ड इन यूनियन ऑफ
इंडिया, UOI, ठीक है। भारत संघ में देशी रियासतों का विलय, हेडिंग रहेगा आपका। देशी रियासतों का विलय। ठीक, भारत संघ में देशी रियासतों का विलय। ठीक, देखो इंडिया जब आजाद हुई ना 1947 में, तो इंडिया में उस टाइम टोटल जो देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, कितनी थी? 562 थी, 562 थी देशी रियासत, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक, सर प्रिंसली स्टेट होता क्या है? बता रहा हूं, देखो जब ब्रिटिश इंडिया जब समय चल रहा था, तो इंडिया में अलग अलग जगह पर कुछ राजा महाराजाओं के छोटे छोटे एरियाज होते थे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे छत्तीसगढ़ में भी कुछ देशी रियासतें होती थी, 14 देशी रियासतें थी। ठीक, मान लो जैसे आप रायपुर से बिलासपुर जा रहे हो, आप रायपुर से जा रहे हो, पता चला जब बिलासपुर आने को रहा तो बिलासपुर नया देश है, वो राजा का एरिया है बिलासपुर। फिर बिलासपुर से आप कोरबा गए, तो कोरबा जाते समय कोरबा राजा का एरिया आ गया, तो दूसरा देश आ गया। समझ में आ रहा है? तो भारत में अलग अलग जगह पर कुछ कुछ एरियाज थे जो राजा के कंट्रोल में थे, और उन राजाओं के ऊपर ब्रिटिशर्स राज करते थे। ठीक है, तो उन राजा महाराजाओं के क्षेत्रों को हम लोग देशी रियासत कहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। सर जैसे बात के लिए उसका एग्जैक्ट मीनिंग लिखना है, बाद में जैसे पढ़ना है उसको, तो उसका मीनिंग लिखे क्या? आप वही लिख लीजिए, आप वही लिख लो बस। ठीक है, राजा महाराजाओं के क्षेत्रों को देशी रियासत, प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है। ठीक, तो 562 देशी रियासत थे इंडिया में, ऐसे रजवाड़े भी बोलते हैं इनको। ठीक, तो हमको आपको अच्छा नहीं लगेगा कि भाई आप एक देश से अभी आप एक देश से दूसरे देश जाओगे, आपको वीजा की जरूरत पड़ती है। अब आपको रायपुर से बिलासपुर जाना है, अलग अलग देश हो गए, देशी रियासत, तो अब बार बार वीजा लेना पड़ेगा। फिर आप रायपुर से कहीं और जा रहे हो तो फिर से वीजा लेना पड़ेगा। क्यों? दूसरे राजा के एरिया में जा रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा ना। भारत समझ लो कि ये अगर इंडिया है, तो इंडिया के बीच बीच में ऐसे ये कपड़ा है, कपड़ा फटा फटा है, मजा नहीं आएगा। इसीलिए सोचा गया कि क्यों ना इंडिया की सभी देशी रियासतों को मनाया जाए, और मना के उन सभी का भारत में विलय कराकर एक भारत का निर्माण किया जाए। ठीक, और इस काम के लिए 22 जून 1947 को मिनिस्ट्री ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का गठन किया गया, देशी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया। और इस मंत्रालय के अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल को अध्यक्ष घोषित किया गया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रिंसली स्टेट्स मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के अध्यक्ष चुने गए। ठीक, इस मंत्रालय का गठन कब किया गया? 22 जून 1947 को किया गया। ठीक, अब इनके प्रयासों के तहत जब इनके प्रयास आगे चले, सबसे बातचीत किया गया, सबसे अलग अलग मीटिंग किया गया,
और आखिरी में 559 प्रिंसली स्टेट्स रेडी हो गए इंडिया में मर्ज होने के लिए। बस 3 राज्य नहीं हुए, एक्सेप्ट 3। ये 3 कौन कौन से थे? जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ गुजरात में, ठीक, और हैदराबाद। उस समय आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश भी नहीं था, मद्रास था, पर आज सर ये क्या नहीं हुए तीनों स्टेट? क्या बोले? मर्ज नहीं होने को तैयार नहीं हुए, मर्ज होने को तैयार नहीं हुए। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद नॉट रेडी टू मर्ज विथ इंडिया। इन लोगों को हर कोशिश के बाद भी इन लोग नहीं माने, ठीक। अब देखो सबकी कहानी अलग अलग कैसे मर्ज होते हैं, ठीक। तो देखो जम्मू कश्मीर, हाउ जम्मू कश्मीर मर्ज विथ इंडिया, इंडियन यूनियन। तो देखो यहां पर यह था कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए ना 15 अगस्त और 14 अगस्त 1947 को, तो जो देशी रियासत थी, जितनी भी देशी रियासत थी, उनको भी अलग से पावर दी गई कि आप तय कर सकते हो कि आपको भारत में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है या स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना, यानी कि वो अलग देश बन सकते थे, इतना पावर दिया गया था, ठीक। तो कुछ इंडिया के साथ शामिल हो गए, कुछ पाकिस्तान के साथ चले गए, पर कुछ ने कहा कि हम स्वतंत्र राज्य बन के रहना चाहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक। अब पाकिस्तान इंडिया से अलग क्यों हुआ था? पाकिस्तान का कहना था कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जो उस समय, जैसे ये मान लेना, ऐसा मत मानना कि ये इंडिया है, पर मान लेना ये इंडिया है, ये पाकिस्तान हो गया, और यहां पर आपका पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है ये हो गया, ठीक। तो इंडिया में जहां पर ज्यादा मुसलमान होंगे वो उन क्षेत्रों को पाकिस्तान कहा जाएगा, ऐसा प्रावधान था किसके? पाकिस्तान की तरफ से। यानी कि मुस्लिम मेजोरिटी वाला जो एरिया होगा वो पाकिस्तान कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा मुस्लिम कौन से एरिया में थे? इस एरिया में थे और इस एरिया में थे, ठीक। तो यहां पर उनको एरिया दे दिया गया, मुस्लिम बहुल राज्य दे दिए गए, पर भाई जम्मू कश्मीर भी तो मुस्लिम बहुल राज्य है ना, मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया है, ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया। पर उसने तो कहा था ना कि मैं मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होने के बावजूद स्वतंत्र रहना चाहता हूं, तो ये पाकिस्तान को सही नहीं लगा। वैसे भी जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत है, तो उसको लगा क्यों ना कि जम्मू कश्मीर सिर्फ मेरा हो, कहीं भारत ना ले ले। तो इसीलिए भारत के साथ मर्ज मत हो जाए आगे जाकर, इसीलिए पाकिस्तान ने आजादी के बाद अलग अलग हो गए सब, 15 अगस्त तक अलग हो गए थे सब लोग। फिर पाकिस्तान ने सितंबर 1947 में, सितंबर 1940 यानी कि आजादी के सिर्फ 1 महीना बाद ही जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक कर दिया, ठीक है। इससे जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उस समय कौन थे? राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह तत्काल किसके पास गए? जवाहरलाल नेहरू के पास गए और जवाहरलाल नेहरू पे से हेल्प मांगी गई। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई हम आपकी तब तक मदद नहीं कर पाएंगे जब तक आप हमारे साथ शामिल नहीं हो जाते, क्योंकि हमको विदेशी क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करना अभी मना है। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई आप एक काम करो, आप हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर दो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसका मतलब होता है हिंदी में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। यानी कि इसमें लिखाया था कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ
मिल जाएगा। ठीक है, इस पर साइन किया जाए, इसी को कहते हैं मर्जिंग लेटर या विलय पत्र, और इसका ऑफिशियल नेम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। तो हरि सिंह ने कहा कि भाई मैं हिंदू हूं और मेरी प्रजा क्या है, मुस्लिम है, तो इस प्रावधानों के तहत हमारी मुस्लिम जनता को आप अपने यहाँ उनको सिक्योरिटी दोगे, धार्मिक आधार पर भी सिक्योरिटी दोगे, और मैं आपके यहाँ पर शामिल हो रहा हूं इस आधार पर भी आप क्या दोगे, उनको स्पेशल स्टेटस दोगे। तो जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने कहा कि मैं जरूर उनको स्पेशल स्टेटस दूंगा, और इस प्रकार राजा हरि सिंह तैयार हो गए जम्मू कश्मीर का विलय करने पर भारत में। उसके बाद अक्टूबर 1947 तक भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को पीछे खदेड़ना शुरू किया, और जहां पर दोनों देश जाकर आखिरी में रुके उसी जगह पर वो क्या कहा गया, LOC कहा गया। मान लो समझ लेना कि ये इंडिया जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, तो आज जो LOC है वो कुछ ऐसे है, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा पाकिस्तान के पास है हमारा। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, LOC कहते हैं, क्योंकि 1947 में इंडिया जब पाकिस्तान की आर्मी को भगा रही थी, तो जब वो यहां पर पहुंची थी पाकिस्तान की आर्मी, तभी नेहरू जी क्या किए, इस मामले को यूनाइटेड नेशन ले गए। अगर वो यूनाइटेड नेशन नहीं ले जाते तो कहीं ना कहीं आज पूरा जम्मू कश्मीर हमारा होता। ठीक है, उस समय की हालात थी, उनको भी बहुत चीजें संभालनी थी, इसलिए ऐसा हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। क्लियर है सभी को? क्लियर हुआ सभी को? नहीं सर, बड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन हुआ? मतलब यहाँ तक समझ आया कि वो नेहरू जी के पास गए, क्या बोलते हैं, क्या नाम है उनका, हरि सिंह, ठीक है। उसके बाद का थोड़ा मतलब इधर उधर हो गया। हरि सिंह गए किसके पास? राजा हरि सिंह गए पंडित नेहरू के पास, और उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी मदद करो, पाकिस्तान हम पर हमला किया है। वहां पर नेहरू जी ने कहा कि जब इंडिया आजाद हुई थी तो ब्रिटिशर्स ने हमारे सामने बहुत सारी शर्तें रखी थी, उसमें एक शर्त यह भी थी कि आप जम्मू कश्मीर पर आर्मी एक्शंस नहीं ले सकते। तो भाई अगर पाकिस्तान को खदेड़ना है तो कहीं ना कहीं भारत की आर्मी को जम्मू कश्मीर में एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो ब्रिटिशर्स तो देख रहे थे ना उस समय भी, ये नहीं तो ये तो हमारे प्रावधानों को उल्लंघन हो जाता। तो नेहरू जी ने कहा कि भाई एक काम करो, सबसे पहली बात आप अभी विदेशी देश हो, तो हम आपके यहाँ पर आर्मी नहीं भेज सकते आपको बचाने के लिए। एक काम करो आप, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक डॉक्यूमेंट था जिसमें लिखाया गया था कि भारत को पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया जाए, उस पे साइन कर दो। ठीक है, मर्जिंग लेटर पर, विलय पत्र पर साइन कर दो और आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, आप भारत बन जाओ, और फिर हम आपकी मदद करेंगे और सारे पाकिस्तानी आर्मी को बाहर भगाएंगे। ऐसा कहा पंडित नेहरू ने। तो राजा हरि सिंह ने कहा कि भाई वो ठीक है, पर बाद में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो हमारी जो प्रजा है, हमारी जो जनता है, क्योंकि वो मुस्लिम है, और क्योंकि पाकिस्तान भड़काता था ना कि हिंदू जो हैं वो मुस्लिम लोगों का ख्याल नहीं रखेगी, बाद में उनके अधिकारों को छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए हरि सिंह ने कहा कि आप उनका बराबर ख्याल रखना और उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस देना। तब उन्होंने भी वादा किया पंडित नेहरू ने, और फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन किया गया जम्मू कश्मीर के राजा द्वारा, और इस प्रकार जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को पीछे किया। ये थी कहानी। तो जम्मू कश्मीर इंडिया में शामिल कैसे हुआ? थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर भारत संघ में शामिल हुआ। सर क्या इसी समय में 370 लगा था सर धारा? 370 यहां पर नहीं लगा था। अभी मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने शर्त रखी थी राजा हरि सिंह ने कि मेरी जनता मुस्लिम है,
और ऐसा इल्जाम लगते आया है कि हिंदू जो जनता होगी वो मुस्लिमों के अधिकारों का हनन करेगी, छीनेगी। इससे अच्छा आप मेरे लोगों को क्या देना, स्पेशल स्टेटस देना। तो पंडित नेहरू ने कहा था कि मैं जरूर दूंगा। इसी के कारण 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा आर्टिकल नंबर 370 को, यानी कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया। यही वादे के कारण इस चीज को शामिल किया गया था यहां पर। ठीक है, वैसे आर्टिकल 370 सिर्फ जम्मू कश्मीर के बारे में प्रावधान नहीं करता, इसमें और भी चीजें हैं, पर यह मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसको याद रखना। ठीक, राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था 1954 में, क्योंकि वादा किया गया था मर्जिंग लेटर पर, इसलिए। ठीक, तो जम्मू कश्मीर का मामला खत्म हो गया। अगला मामला आता है किसका, जूनागढ़ का। तो देखो, जूनागढ़ एक राजा महाराजाओं का क्षेत्र था। कहां, गुजरात में, पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र है। ठीक, तो जूनागढ़ में डिसाइड हुआ कि रेफरेंडम करवाते हैं। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत, सर वो आप एकदम शुद्ध हिंदी में बताते तो मेरे को समझ नहीं आता है, थोड़ा उसको इजी लैंग्वेज में बताइए। हाँ, रेफरेंडम इंग्लिश में। जूनागढ़ गुजरात में रेफरेंडम करने का डिसीजन किया गया। इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब ये होता है जनता से वोटिंग करवाई जाएगी। अब पूछा जाएगा कि आप किसके साथ रहना चाहते हो। ठीक है, वोटिंग करवाई जाएगी। तो वोटिंग के दौरान ये डिसीजन सामने आया कि जो गुजरात की, जूनागढ़ की जो जनता थी ना, वो भारत के साथ रहना चाहती है। पर जो जूनागढ़ का राजा था ना, वो ये चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं। पर बाद में हुआ कुछ ऐसा कि भाई वहां के जो राजा थे वो पाकिस्तान चले गया, राजा व उसके जो और भी साथी थे वो पाकिस्तान भाग गए बाद में। ठीक है, भारत सरकार के अगेंस्ट होते हुए। इनके राजा कौन थे वहां के, मतलब कहाँ के राजा? हरि सिंह थे। ये नहीं, जूनागढ़ के। जूनागढ़ के याद नहीं है यार, पता नहीं होंगे कोई। बहुत अजीब अजीब तो नाम होते थे, मोहब्बत खनीज या मोहब्बत क्या नाम था, ऐसी कुछ नाम था यहाँ तक, मोहम्मद खजनी ऐसी टाइप का कुछ नाम था उनका। ठीक है, तो वो पाकिस्तान चले गए बाद में, और फिर उसके बाद जो जूनागढ़ था वो किस में हो गया, भारत में शामिल हो गया। तो जूनागढ़ भारत संघ में शामिल कैसे हुआ? थ्रू रेफरेंडम, जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल हुआ। ठीक, जूनागढ़ की भी कहानी खत्म हो गई। तीसरा था हैदराबाद की कहानी आएगी। ठीक, तो देखो हैदराबाद को हजार समझाने के बाद भी हैदराबाद भारत संघ में शामिल नहीं हो रहा था, बिल्कुल मना हो रहा था। तो यहां पर हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां के नवाब को बुलाया कि भाई आप आओ यहाँ पर बातचीत करने के लिए, तो नवाब ने बहुत सारी धमकियां भी दी थी कि हिंदुओं को काट डालेंगे, मतलब दंगे फसाद की धमकी दी गई। तो उनकी इन बातों को सुनकर उन पर जवाब भी दिया गया, और बाद में यहाँ पर जब जान लिया गया कि इन लोग बातों से नहीं मानने वाले हैं, तब हैदराबाद पर मिलिट्री एक्शन लिया गया। ठीक है, हैदराबाद पर मिलिट्री एक्शन है कि मिलिट्री भेजी गई कि अब उनको मार पीट के ही समझाया जा सकता है नवाबों को। और हैदराबाद पर मिलिट्री एक्शन लेने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। एग्जाम में पूछता है ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, ऑपरेशन पोलो इज रिलेटेड टू। तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत संघ में शामिल करने के लिए एक ऑपरेशन था। तो इसका पोलो नाम क्यों रखे थे? क्योंकि जो हैदराबाद जो किला था ना, उसके चारों तरफ ना पोलो ग्राउंड्स थे। हैदराबाद जो पूरा आपका हुआ करता था
देशी रियासत, उसके चारों तरफ, चारों दिशाओं में पोलो ग्राउंड्स थे, इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया था। ठीक है, तो याद रखना ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत संघ में शामिल करने का एक मिलिट्री एक्शन का ऑपरेशन का नाम है। तो ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना कहाँ घुसी? हैदराबाद में घुसी, और हैदराबाद के नवाब के जो पुलिस थी, उनकी आर्मी थी, उनको झुकाया गया, और इस प्रकार से हैदराबाद मिलिट्री एक्शन के थ्रू भारत में शामिल हुआ। ठीक है, थ्रू मिलिट्री एक्शन के थ्रू भारत में शामिल हुआ। ठीक, बाद में यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन चले गया कि भाई हैदराबाद को उन लोग आर्मी भेज रहे हैं, ये वो, क्योंकि भाई ज्यादातर कोशिश ये होती है ना कि भारत के मतलब किसी भी देश के अंदर में मिलिट्री का प्रयोग बहुत नाजुक समय में किया जाए, नहीं तो सिविल वॉर शुरू हो जाती है। वहां पर सिर्फ पुलिस एक्शन ले सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तब भारत की तरफ से जवाब गया कि हम सिर्फ पुलिस एक्शन ले रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, हमने मिलिट्री एक्शन लिया ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर भारत संघ में शामिल हो गए। क्लियर? यस सर। तो इस प्रकार से भारत में जो 562 देशी रियासत थे वो शामिल हुए। इसीलिए इन सब को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया। आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने 562 देशी रियासत का विलय भारत संघ में करवाया था। ठीक, आगे अब देखते हैं भारत में राज्य, द स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभी भी आर्टिकल 1 ही चल रहा है ना? ठीक, तो देखो भारत व उनके राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत का जो क्षेत्र है उसको हम 3 भाग में डिवाइड किए हुए हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं। एक को हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी कहते हैं, और एक को हम लोग क्या कहते हैं? अर्न्ड एरिया। समझ लेना, पर कहते तो हम लोग राज्य व केंद्र शासित पर 2 ही क्षेत्र को बांटा गया है। अर्न्ड एरिया, जीता हुआ क्षेत्र, जैसे गोवा और पुदुचेरी। गोवा और पुदुचेरी 2 देश। ठीक, तो राज्य इन सभी को मिलाओगे तो देश भारत बन ही जाएगा। ठीक, तो देखो भारत में प्रेजेंट में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं प्रेजेंट में इंडिया में। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। 2019 के बाद से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इंडिया में, 2019 दिसंबर के बाद से। ठीक, और गोवा और पौंडीचेरी हमारे जीते गए क्षेत्र हैं, अर्न्ड एरिया है जो हमको मिले। ठीक, तो ये जो पूरे क्षेत्र थे, ठीक है, पूरे जो क्षेत्र थे राज्य और यूनियन टेरिटरी, इनको हमको एक एक करके पढ़ना है। ठीक, तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। एक एक राज्यों का गठन पढ़ेंगे हम लोग, सभी राज्यों का गठन किस तरीके से हुआ, कौन कौन से संविधान संशोधन करने पड़े, ये सब देखेंगे। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर।